चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके पहले हम संविधान सभा, संविधान निर्माण और संविधान की प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको विदित ही होगा कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान की है। और जब कोई देश संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जाता है तो उसे संवैधानिक शासन कहा जाता है। भले ही भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, बहुत सारी राजनीतिक विरासतें हमने ब्रिटिश शासन से भारत में एडॉप्ट की ली, स्रोत मुख्य वही है। इसके बावजूद भी हमने वहाँ की ऐसी परंपराओं को, ऐसी राजनीतिक विरासतों को स्वीकार नहीं किया जो राजशाही की ओर भारत को ले जाती हो। हमने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र को अपनाया, गणतंत्र को अपनाया, संवैधानिक शासन व्यवस्था को अपनाया। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोक और तंत्र के बीच में एक समायोजन स्थापित करने का काम करती है। संविधान सिर्फ सरकार को शक्तियां ही नहीं देती, बल्कि ये संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार भी देती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इन दोनों के बीच में एक समायोजन की स्थिति बनी रहे, लोक कल्याण भी हो और हमारा देश स्वतंत्र, संप्रभु, अखंड, समृद्धि और विकास के रास्ते पर वो चले। यही वजह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे ताकतवर संविधान है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर हमारे भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ने के साथ साथ हम देश और दुनिया के जो संविधान है हम उनके साथ उसकी तुलना करते चले जाएंगे। सबसे पहली जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है, कहा जाता है कि भारतीय संविधान लिखित और निर्मित है। दो शब्द यूज किए गए, लिखित और निर्मित। जब हम भारतीय संविधान की विशेषता कहते हैं कि हमारा संविधान लिखित और निर्मित है, इसका मतलब ही यह है कि दुनिया में ऐसा कोई तो देश होगा जहां का संविधान लिखित और निर्मित नहीं होगा। तो उदाहरण मिलता है हमें ब्रिटेन का। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित और निर्मित नहीं है, बल्कि वहां के संविधान का विकास हुआ है। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि यदि वहां संविधान या कानून नहीं होता तो ब्रिटेन जैसा इतना बड़ा शक्तिशाली देश, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता या कभी सूर्यास्त नहीं हुआ, जिसने पूरी दुनिया पर शासन किया, बगैर संविधान और कानून के वो कैसे शासन कर पाता। तो यह बात इसलिए गलत है क्योंकि ब्रिटेन में कानून है, विधि विधान है, विधि निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका वहाँ भी है, राजतंत्र भी वहाँ है, लोकतंत्र भी वहाँ है, कुलीन तंत्र भी वहाँ है। तीन शासन व्यवस्थाओं का एकमात्र देश ब्रिटेन है जहाँ पर संयुक्त शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और आपको पता होगा 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, रक्तविहीन क्रांति जिसको कहा जाता है, ये ब्रिटेन में ही घटित हुई थी। बगैर रक्त बहाए, बगैर खून बहाए वहाँ की राजतंत्रीय व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। जेम्स द्वितीय के राजशाही को अलग करके उसकी जो बेटी मैरी थी, उसका जो पति था विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको सत्ता पर बैठाया गया था। और इसी क्रांति के बल पर राजशाही के पास जो जितने ज्यादा पैवर थे उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया था और वहां पर एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई थी। तो ब्रिटेन में लिखित और निर्मित संविधान नहीं है, वैसा नहीं है जैसा भारत का है।
ब्रिटेन में ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलती कि वहां पर पर्टिकुलर किसी एक समय में वहां पर एक संविधान सभा का गठन किया गया हो और उस संविधान सभा ने एक व्यवस्थित तरीके से संविधान को लिखा हो। ऐसे कोई उदाहरण हमें ब्रिटेन में नहीं मिलते। जैसे हमें अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन का मिलता है, फ्रांस में नेशनल असेंबली का हमें उदाहरण मिलता है, और भारत में आते हैं तो भारत में संविधान सभा तो प्रत्यक्ष ही है जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो लिखित एवं निर्मित है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संविधान का जो निर्माण किया गया वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत गठित की गई थी, जिसमें 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद 299 बचे हुए थे। इन सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। आप ये भी जानते हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को एक विधायी निकाय की मान्यता दी गई थी और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने 2 प्रकार के काम किए, एक संविधान का निर्माण और दूसरा विधायी निर्माण। मैंने आपको बताया था कि जब वो संविधान सभा का निर्माण करते थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब वो विधायी निर्माण विधायिका के रूप में जब वो काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर किया करते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यह निर्मित है और दूसरा लिखित है। लिखित इसलिए क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद हैं। दूसरी बात, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग हैं। वर्तमान में यदि देखा जाए तो 25 भाग हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग वर्तमान में 465 समथिंग अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक संवैधानिक संस्था जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। लिखित इसलिए क्योंकि 395 बहुत सारे अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। वर्तमान में 465 है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 25 भाग हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो संविधान लिखा गया है, लिपिबद्ध है, और यही हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी जो बात भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में कही जाती है वह कही जाती है कि हमारा संविधान व्यापक और विस्तृत है। जब हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान विस्तृत है तो स्वतः हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि दुनिया का कोई तो देश होगा जहां का संविधान संक्षिप्त होगा, कम होगा। तो एक उदाहरण मिलता है अमेरिका का। अमेरिका के संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, जहां पर मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मात्र 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका में, और लगभग 4000 शब्द होंगे, और इसे मात्र 30 मिनट में पढ़ सकते हैं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। यदि हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मात्र 128 अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है। कनाडा में लगभग 150-155 के आसपास का उल्लेख मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 147 समथिंग अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है। चाइना चले जाइए आप, रशिया चले जाइए आप, जितने भी लोकतंत्री देश हैं जहां पर संविधान बनाया गया है, यदि एवरेज यदि हम मान लें तो सारे के सारे देशों के संविधान 150 और 200 के बीच में सिमट जाते हैं अनुच्छेद, जहां पर 150 से 200 के आसपास मिलते हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जहां पर 395 अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो 465 के साथ समथिंग हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान देश और दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में काफी विस्तृत है और व्यापक भी है।
तीसरी बात, तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता हमारे संविधान की है वो है हमारा संविधान लचीले एवं कठोर का समन्वय है। कठोर का समन्वय है। ये जो बात है ये संविधान संशोधन के बारे में कही गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में बड़ी दो तरीके से संशोधन किए जाते हैं, एक साधारण बहुमत से और दूसरा विशिष्ट बहुमत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भाग 20 जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। विशिष्ट बहुमत और साधारण बहुमत, इसमें एक विशिष्ट से भी विशिष्ट होता है जिसमें विशिष्ट बहुमत के साथ साथ राज्यों के बहुमत की जरूरत होती है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हम लचीले और कठोर का अनुमान लगाते हैं भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, तो दुनिया में भी हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या स्थितियां हैं। तो यदि हम ब्रिटेन चलते हैं, ब्रिटेन में संविधान की सबसे लचीली व्यवस्था अपनाई गई है। ब्रिटेन में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत लचीली है। आसानी से वहां पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कानून में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जब हम अमेरिका चलते हैं तो अमेरिका में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया काफी जटिल है। यही वजह है कि आज लगभग 350-400 वर्ष हो चुके स्वतंत्रता को, वो अमेरिका को स्वतंत्र हुए, बावजूद इसके मात्र वहां पर लगभग 28 संविधान संशोधन हुए हैं। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में वर्तमान में लगभग 133 संशोधन किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत में दोनों का समन्वय कर दिया। कुछ अनुच्छेदों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और कुछ अनुच्छेदों में हम विशिष्ट बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। जब संघीय ढांचे में परिवर्तन की बात आती है तो उसमें विशिष्ट प्लस राज्यों की बहुमत की जरूरत होती है। जब हम संविधान संशोधन की बात पढ़ेंगे तो हम उसको सारी की डिटेल चीजें बताएंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो एक अत्यंत लचीली है और ना अत्यंत कठोर, बल्कि दोनों का क्या कर दिया है, समन्वय कर दिया है। चौथी बात, चौथी जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण। एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण। आपको विदित होगा कि हमारे देश को विशेष रूप से 3 भागों में बांटा गया है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो 2 दृष्टि, लेकिन स्थानीय स्वशासन को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन में दोनों चीजें आएंगी, नगर और ग्राम। पंचायती राज को लागू किया गया था 1994 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुसूची 11 और 12 इसी से रिलेटेड है। कहा जाता है कि जब किसी देश में शासन शक्ति केंद्र के पास हो तो उसे कहा जाता है एकात्मक, और जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है राज्य के रूप में तो उसको कहा जाता है संघात्मक। एकात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है ब्रिटेन,
और संघात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है अमेरिका। अब यदि हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वर्ड यूज किया गया यूनियन ऑफ स्टेट। और अमेरिका में जो वर्ड यूज किया गया वो किया गया फेडरल। भारतीय संविधान में फेडरल शब्द नहीं अपनाया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट अपनाया गया है। और ये जो परिसंघीय व्यवस्था इसको कहते हैं, ये व्यवस्था जो है हमने कनाडा से ली है। कहां से ली? कनाडा से। फेडरल विशुद्ध रूप से अमेरिका में अपनाया गया और यूनियन ऑफ स्टेट भारत में अपनाया गया। अर्थात एकात्मक और संघात्मक का दोनों का क्या कर दिया है? मिश्रण कर दिया। हमारे यहाँ कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो संघात्मक की हैं और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो एकात्मक की हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं। सबसे पहले अपन संघात्मक की बात करते हैं। संघात्मक की सबसे पहली विशेषता होती है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, राज्यों की विधायिका को। और संवर्ती सूची पर इन दोनों को, संसद को और राज्यों को, इन दोनों को अधिकार दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि संवर्ती सूची में कोई ऐसे विषय होते हैं जहां केंद्र ने भी कानून बना लिया और राज्य ने भी कानून बना लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद एक और शक्ति आती है, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट सूची में जो विषय होते हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया गया है, राज्यों को नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरी जो विशेषता होती है इसकी, वो होती है लिखित संविधान। तो भारत में लिखित संविधान है। सिर्फ लिखित ही नहीं, सर्वोच्च है। तीसरी विशेषता इसकी होती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा जा रहा? हाँ, लिख गया, निष्पक्ष होना चाहिए। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है और निष्पक्ष रखा गया है और सर्वोच्च रखा गया है। किससे? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से। आपको विदित होगा कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, दो ही जिम्मेदारी उसके पास है। एक संविधान की रक्षा करना और दूसरा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। और इन दोनों दृष्टियों से न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाता। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जब कभी भी संविधान के खिलाफ या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं तो न्यायपालिका पूरी तरह उस कानून की व्याख्या करके उस पर न्याय करती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये जो तीसरी विशेषता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च, ये तीनों विशेषता हमारे संविधान में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक।
अब हम बात करते हैं एकात्मक की। तो हमारे यहाँ नागरिकता कौन सी है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है हमारे यहाँ। देश के किसी भी कोने में आप पैदा हुए हो, लेकिन आप भारत के नागरिक माने जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, उस समय जरूर हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता थी कि जो जम्मू कश्मीर पैदा हुआ वो जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाता था और भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाता था। लेकिन जब से उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसके बाद से जो 370 में जो संशोधन किया गया, उसके बाद से जो है हमारे यहाँ पूरी तरह एकहरी नागरिकता है। आप देश के किसी भी कोने में पैदा हुए हो, आप भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। तो हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। दूसरी बात, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। केंद्र के पक्ष में किया गया है। कैसे कह सकते हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो ये संख्या 100 तक पहुंच गई है। और इन 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र को, संसद को दिया गया है। और राज्य सूची में वर्तमान में लगभग 62 विषय हैं। पहले 67 हुआ करते थे, 5 कम कर दिए गए, उन्हें समवर्ती सूची में भेज दिया गया। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्य के लिए है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में लगभग 52 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी दिया और राज्य को भी दिया गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि यदि इन सूची जो विषयों को शामिल किया गया है, ये सर्वाधिक सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। और पूरे संविधान में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। राज्य केंद्र पर निर्भर होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे वित्तीय दृष्टि से हो, और चाहे विधायी दृष्टि से हो। जब आप केंद्र और राज्य संबंध पढ़ोगे 245 से लेकर 300 अनुच्छेद तक, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के बारे में बात की जाएगी, तो उसमें आपको स्पष्ट लगेगा कि सारे के सारे पावर्स जितने भी हैं वो केंद्र को ज्यादा दिए गए हैं, राज्य को कम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो केंद्र के पक्ष में किया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकात्मक की भी विशेषता है। तीसरी बात, जो पार्लियामेंट हमारे यहाँ है, राज्यसभा, उसमें राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। जैसे अमेरिका में सीनेट में एक राज्य से 2 ही कैंडिडेट चुने जाएंगे, चाहे वो राज्य छोटा हो और चाहे वो राज्य बड़ा हो। 50 राज्य हैं तो सीनेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो अलग अलग तरीके से दिया गया है, पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया है। तो चूंकि सदन में असमान प्रतिनिधित्व है, इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एकात्मक है। चौथी बात, हमारे यहाँ संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास पावर बढ़ जाते हैं। उसे आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष पावर दिए गए हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति सारे देश के शासन को अपने हाथ में ले लेता है। और जब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस प्रदेश की शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति पावरफुल बन जाता है। तो इस प्रकार से शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो केंद्रीय की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण किया गया है। कितनी विशेषताएं हो गई? 4। पांचवी जो विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, आप जानते होंगे कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसका उदाहरण हमें अमेरिका में मिलता है, वहाँ प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है, इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसकी पहली विशेषता होती है कि दोहरी कार्यपालिका होनी चाहिए। दोहरी कार्यपालिका,
दोहरी कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका दो होंगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और प्लस मंत्री परिषद। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है 52 से 62 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 और 75 में इसका उल्लेख मिलता है। तो हमारे यहाँ क्या है, दोहरी कार्यपालिका है। वास्तविक शासक कौन है, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य करता है, शासन नहीं। प्रधानमंत्री शासन करता है, राज्य नहीं। संवैधानिक तौर पर एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर का उपयोग करती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप कहा जाता है। तो हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है। दूसरी विशेषता यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध, वहां से ले, इसमें वहां बाजू वाले रूम में रखा है, ये ले लीजिए, घनिष्ठ संबंध ले लीजिए, चल जाएगा। घनिष्ठ संबंध, देखिए इसमें वर्ड यूज किया कि घनिष्ठ संबंध होना चाहिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में। क्या लगता है क्या दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध? कैसे कर सकते हैं अपन ये बात? अब देखिए समझाते हैं हम आपके लिए। कार्यपालिका भी 3 चीजों के से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और व्यवस्थापिका भी 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में इस बात का उल्लेख किया गया है, 79 में, कि संसद का जो गठन है, संसद जो बनेगी वो 3 चीजों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ भी राष्ट्रपति और यहाँ भी राष्ट्रपति है। और यदि आप न्यायपालिका में जाओगे तो वहां भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में पावर दिए गए। राष्ट्रपति तीनों में कॉमन है। क्यों? पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति। अर्थात व्यवस्थापिका अपनी विधायी स्वीकृति के लिए किस पर डिपेंड करती है? राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो हो गया व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के प्रति समर्पण, मतलब संबंध। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये तीनों कहां से चुने जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा को मिला के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जिसका एक निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि भी होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि। केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधायिका है वहां के भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उसका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, वो निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति को चुनता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये लोकसभा से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री, जिस दल के पास बहुमत होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। और अंततोगत्वा ये तीनों जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। तीसरी बात इसमें है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। जो मैंने आपको अभी बताया कि वो घनिष्ठ संबंध तो है ही, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसको लोकसभा में विश्वास रहता है, समर्थन रहता है। और जैसे वो समर्थन खो देता है तो उसे 5 साल के पहले भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
इस संसदीय व्यवस्था की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब, इसको बड़े संक्षेप में समझते हैं कि मंत्री परिषद की किसी एक मंत्री के खिलाफ किसी एक मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उस मंत्री को तो अपने पद से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, पूरी सरकार को अपना पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये विशेषता जो है ये संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कठिन विशेषता है, जहां पर सरकार को हमेशा फूंक फूंक के कदम चलना पड़ता है, सिर्फ सरकार को बल्कि उनके मंत्रियों को, सारे के सारे लोगों के लिए। चौथी जो सबसे अंतिम जो इसकी विशेषता है वो ये है कि कार्यपालिका की अनिश्चित अवधि होती है। कार्यपालिका की जो अवधि होती है अवधि अनिश्चित होती है। कैसे कह सकते हैं अपन ये बात? राष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन 5 साल के पहले भी उसे पद से अलग किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जिसे कहते हैं महाभियोग, राष्ट्रपति यदि कदाचार करता है, संविधान के खिलाफ कोई आचरण करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जाता है और यदि वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है 5 साल के पहले भी। और दूसरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भले 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन समय के पहले भी इनको पद से बाहर किया जा सकता है। ये तब तक बने रह सकते हैं जब तक इनके पास विश्वास है, समर्थन है। जैसे ये विश्वास और समर्थन खो देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तत्काल सरकार गिर जाती है, इन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये इस संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे जटिल विशेषता व्यवस्था भी है। तो इस प्रकार से ये जो आपके 5वीं विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। कुछ कह रहे थे? संसदीय शासन व्यवस्था की कितनी विशेषता हो गई? 5। 6वीं विशेषता के बारे में बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र भी है और सर्वोच्च भी है। किससे? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है संविधान की सुरक्षा करने की और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की। इसलिए संविधान में उसे पूरी तरह सेपरेट बनाया गया है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका उसकी किसी भी गतिविधि में हस्तक्षेप ना करे। इसके बाद जो 7वीं विशेषता है वो है लोकतंत्र एवं गणतंत्र। लोकतंत्र आप जानते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन शक्ति की धुरी जो होती है वो जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, सरकार में भेजती है और वो सरकार फिर जनता के कल्याण के लिए काम करती है, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतंत्र प्रतिनिधियों को चुना जाता है। प्रक्रिया तो लोकतंत्री है ही, साथ ही लोकतंत्र हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारे देश में संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे अधिकार जिनका उपयोग करके प्रत्येक व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो शासन पद्धति वो क्या है? लोकतंत्र है। और दूसरा गणतंत्र। गणतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जिसको अपन राष्ट्रपति बोलते हैं, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जो ब्रिटिश शासन काल में वंशानुगत आधार पर राजा को चुनने की जो प्रथा थी, हमने स्वाधीनता के बाद उसको नहीं अपनाया, हमने अपनाया गणतंत्रीय व्यवस्था को। और ये गणतंत्रीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है।
और आप जानते हैं कि हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी, उन्हें गणतंत्र का प्रतीक ही माना जाता है, इसलिए हम उस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम 8वें नंबर पर, हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार दिया गया। वयस्क मताधिकार, जानते हैं आपकी 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूरी कर लेते हैं उनके लिए वोटिंग करने का अधिकार दिया, मताधिकार दिया जाता है। इसके पहले 21 थी आयु, उसको घटाकर 18 कर दी गई। इसके बाद 9वें नंबर पर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। और कर्तव्य। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया, और ये अधिकार, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को दिए गए, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को दिए गए, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और व्यक्ति दोनों को दिए गए। ये अधिकार ही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। आप जानते हैं कि एक समानता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, और सबसे जो लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया जो आर्टिकल 32 में है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए। और कर्तव्य, भारतीय संविधान का भाग 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। हम सिर्फ अधिकार देने में विश्वास नहीं करते, बल्कि हम उम्मीद भी करते हैं लोगों से कि वो कुछ कर्तव्यों का भी पालन करें। इसके बाद जो 10वें नंबर का जो महत्वपूर्ण जो चीज रह गई है वो है कि हमारे यहाँ संविधान की विशेषता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। समाजवाद का मतलब होता है हमारे यहाँ लोकतंत्रीय समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है जो चाइना में मिलेगा, रशिया में मिलेगा। लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना की गई, अर्थात हम समाजवाद को तो लाएंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे व्यवस्थाओं में हम परिवर्तन करके भारत में समाजवाद अभी हुआ नहीं है, लेकिन उस दिशा में सरकारें प्रयास कर रही हैं लगातार। समाजवाद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, निवास स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात न करना, अवसर के समान अवसर देना, सामाजिक समानताओं से देना, किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव की से निषेध हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो और सारे के सारे लोग प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीवन यापित कर सकें, यही समाजवाद का उद्देश्य होता है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है, ना ही किसी के ऊपर वो शक्ति के बल पर किसी धर्म को आरोपित कर सकता है कि आपको ये मानना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाएगा। और आपको जानकारी है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए, क्योंकि ये दोनों शब्द प्रस्तावना की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, एक अखंडता शब्द भी इसमें जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से भारत में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। कितनी विशेषता हो गई? 10 हो गई। अब और भी हैं, बहुत सारी है, जैसे अपन कह सकते हैं, समझाएंगे नहीं, सिर्फ हम बता देते हैं आपके लिए। राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन उपबंध है, राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति को आपातकालीन उपबंध प्रदान करती, प्रावधान प्रदान करती है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल
3 कंडीशन में लगाया जा सकता है: युद्ध की स्थिति में, आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति की परिस्थितियों में। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये राज्य में लगाया जाता है। उस स्थिति में लगाया जाता है जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था फेल हो गई। और अनुच्छेद 360 जो है आर्थिक आपातकाल है। यदि हमारे यहाँ आर्थिक विपन्नता की स्थिति है तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, संविधान की जितनी विशेषताएं अपन निकालें उतनी निकल सकती हैं, लेकिन ये मुख्य विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा की, जो हमारे संविधान की रीढ़ भी कहे जा सकते हैं, जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता भी कहे जाते हैं, प्रमुख स्तंभ भी कहे जा सकते हैं। और इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।